बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के 12वें लेक्चर में और 12वां चैप्टर, उसका आखिरी टॉपिक यूजेस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड यूजेस ऑफ एसीटल्डिहाइड्स। सबसे पहले जो फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल है ये रीज़न बनाने के लिए। रीज़न्स बेसिकली हमारे पास स्टिकी ऑब्जेक्ट्स हैं, चिपकने वाली चीज़ें हैं, जिसकी एक एग्जांपल हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड देखते हैं। और जितने भी रीज़न्स हैं ये एडहेजन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्लूस वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे चीज़ों को चिपकाने की ज़रूरत हो। आपकी बुक में सिर्फ नाम अवेलेबल है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने बनाने का तरीका आपको लिख दिया है। ये यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है। ये सारा ग्रुप, ये वाला सारे का सारा सेम रहता है। ये नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन रिमूव करके डायरेक्टली बॉन्ड लगाती है इसके साथ। ये देखें, C डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, ये वैसे का वैसे ही। फिर आगे यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास इधर से, ये पूरे का पूरा यूरिया का मॉलिक्यूल वैसे का वैसे ही। इस NH2 से एक हाइड्रोजन उतारा और बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान फिक्स हो गया, और जो हाइड्रोजन यहाँ से उतरा था वो एंड पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2। ये देखें, CH2 इकट्ठा इसके साथ आ जाएगा। इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास है यूरिया, ये देखें NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका रिएक्शन करवाएं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, C डबल बॉन्ड O, ये एक H और ये दूसरा H। रिएक्शन करवाने के लिए आप यहाँ से एक हाइड्रोजन उतारें और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O, बाकी क्या बचा NH, इसका बॉन्ड लग गया इस C के साथ। अब ये जो है ये CH2 वैसे का वैसे ही, ये जो हाइड्रोजन उतरा है ये O के साथ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए CH2OH, ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और ये जो यहाँ से जो H उतरा इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा। अब ये पोलीमराइज होगा आगे। ये देखिए पोलीमराइज, मैंने यही कंपाउंड जो बना, इसका एक मॉलिक्यूल लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, लंबी चेन, यहाँ से OH, यहाँ से H, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से H, यहाँ से OH आपस में मिलके यहाँ से वाटर जनरेट होता है, कंडेंसेशन का रिएक्शन होता है और लंबा पॉलीमर बन जाता है। तो ये हमारे पास यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमर है और ये इस्तेमाल होता है रीज़न के तौर पर, एडहाइजन बनाने के लिए, ग्लू वगैरह बनाने के लिए। प्रिपरेशन ऑफ बैकिलाइट ये हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट टाइम हमने पढ़ ली थी, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड से बनती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज़, रंग वगैरह बनाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर इंडिगो, ब्लू कलर के लिए। और पैरारेजोनिलीन, ये उसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, ये देखें स्ट्रक्चर, ये पैरारेजोनिलीन का स्ट्रक्चर है और इसके बनने में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और इन कई स्टेप्स में थर्ड स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो सिंपल ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर लिख दिया, पैरारेजोनिलीन, और ये होता कैसा है, डीप रेड कलर, और इसके बनने में थर्ड स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब इस कंपाउंड का बनना फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेल्डिहाइड होता है तो डीप रेड कलर हमें मिलता है। ये रिएक्शन हमने नहीं करना, सिर्फ आपने ये जहन में रखना है पैरारेजोनिलीन है कैसी। फिर इसके बाद हमने कभी फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मलिन सॉल्यूशन भी बनाया था, और ये फॉर्मलिन सॉल्यूशन जो है ये इस्तेमाल होता है एज आ एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, ये बातें आप पढ़ चुके हैं। जर्मीसाइड्स, जर्म मारने के तौर पर, फंजीसाइड, कहीं फंगस लगा है उसको ख़त्म करने के लिए, एंड प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोस्पेसिमेंस। अगर बायोलॉजिकल कंपाउंड को, ख़ास तौर पर किसी बायोलॉजिकल जिस्म को अगर आपने प्रिजर्व करना है, सेव करना है, तो उसे सोल्यूशन में रखा जाता है, वो सोल्यूशन फॉर्मलिन है। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड डीकलराइजिंग एजेंट इन वैट डाई। वैट डाई बेसिकली ना ये ओल्ड टर्म है, ये इस्तेमाल होती है कि जब पुराने ज़माने में, आज भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े बड़े वैट्स, बकेट्स, बड़ी बड़ी आपके पास बकेट्स होते हैं, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, और ये यूजुअली बने होते हैं आपके पास लकड़ी के। इनके अंदर वो बीटिंग करवाते हैं, कपड़ा रखते हैं, कपड़े को डालते हैं, फिर उसके ऊपर बहुत सारे डीकलराइजिंग एजेंट, कपड़े का कलर फेड करवाने के लिए, मध्यम करवाने के लिए
जैसा कि आजकल जीन्स जो चलती हैं वो फेड जीन्स, उन फेड जीन्स का कलर बेसिकली शुरू में इंडिगो होता है, शार्प रेड होता है, सॉरी शार्प ब्लू कलर होता है, और वीरुलेंट ब्लू कलर, उसको थोड़ा सा डीकलराइज करवाने के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड और बाकी केमिकल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। उसे बड़े बकेट में डालते हैं। बकेट किसका बना है? लकड़ी का बना है। उसको डालने के बाद इसकी बीटिंग करवाते हैं, अच्छी तरह से कपड़े को फेंटते हैं। फेंटने के बाद इसको निकालते हैं और इसके जो कलर है वो जो हमारे पास शार्प कलर्स हैं वो डीकलराइज हो जाते हैं इनटू द लाइट कलर्स। तो इस सारे प्रोसेस में फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल होता है। तो वैट बेसिकली क्या है? बकेट्स, बड़े बड़े बकेट्स, बकेट्स जिसे आप क्या कह सकते हैं, बाल्टियाँ बड़ी बड़ी लकड़ी की बनी हुई, टब बहुत बड़े बड़े। ये बेसिकली ओल्ड टेक्निक है जो आज भी इस्तेमाल हो रही है। यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, आपने कभी पढ़ा था कि जितने भी फॉर्मेल्डिहाइड हैं वो टॉलेंस रीजेंट के साथ सिल्वर मिरर्स बनाते हैं, और सिल्वर मिरर्स का बनना तमाम एल्डिहाइड्स के साथ इन्वॉल्व है। तो ये सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स, मिरर की क्वालिटी को बेहतर करवाने के लिए या उनकी रिफ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड भी इस्तेमाल हो सकता है। एसिटैल्डिहाइड भी, प्रोपाइन एल्डिहाइड भी, सारे एल्डिहाइड इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन हम फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए ये शो करवा दें एज मैंशनड इन द सिल्वर मिरर टेस्ट। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। ये इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने के लिए, ख़ास तौर पर यूरोट्रोपाइन। ये जो मेडिसिन है ये ना, ये यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन, पेशाब की नाली में अगर इन्फेक्शन हो जाए, ये उससे निजात दिलाती है। बनाने का तरीका देखें, आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं। ये कंपाउंड जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास बेसिकली यूरोट्रोपाइन कंपाउंड है, जिसमें 6 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, 1 2 3 4 टेट्रा अमीन, 4 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं अमोनिया के और 6 इस्तेमाल होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, और एक कंपाउंड बनाते हैं जो केज जैसा है। केज एक पिंजरे जैसा आपको नज़र आता है। ऐसे कंपाउंड जिनकी केज जैसी स्ट्रक्चर हो उन्हें केज कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो ये यूरोट्रोपिन जो है इसका जो IUPAC नेम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है किसके तौर पर? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से निजात पाने के तौर पर। अगर पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो तो यहाँ वहाँ उनको ये मेडिसिन दी जाती है, और उस मेडिसिन का नाम क्या है? यूरोट्रोपाइन। बनती कैसे है? फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्पेशल केज लाइक स्ट्रक्चर। ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये जो यूरोट्रोपाइन है। हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर भी ये सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी ये सॉल्युबल है, और ये केज कंपाउंड है। और ये बहुत अहम है मेडिसिन में, वो मेडिसिन जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर्स या पेशाब से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उनकी क्यूरिंग के लिए, उनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इस्तेमाल पढ़ते हैं जिसका, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मामिंट। हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं थ्रॉट लोजेंजेस, वो टाफ़ियाँ जो गले को राहत बख्शती हैं, लाइक स्ट्रेप्सल्स, लाइक हैवर्ड्स, और वो टॉफ़ीज़ जो हमें ठंडक प्रोवाइड करती हैं और गले को सुकून और राहत देती हैं, इनको हम थ्रॉट लोजेंजेस कहते हैं। आमतौर पर ये आपने स्ट्रेप्सल्स के नाम से सुना होगा। ये बनती हैं फॉर्मामिंट से, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, चीनी अवेलेबल होती है लैक्टोज की हालत में, और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों को मिक्स करके गोलियां बनाते हैं, टॉफ़ीज़ बनाते हैं जो कि थ्रॉट लोजेंजेस का काम करती हैं गले को राहत फराहम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोसेसिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन। जो पोलियो की वैक्सीन है उसको जब प्रोसेस किया जाता है, फाइनल स्ट्रोक दिया जाता है, या बनाने का तरीका जब मुकम्मल हो रहा होता है, ये उस वक्त इस्तेमाल होती है। रिएक्शन ही हमने पढ़ने, बस आपने बुनियादी पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड द यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड। थोड़ा सा आपको डिटेल इसलिए बता देता हूँ ताकि अगर आप बुक में देखें तो जो चीज़ें आप समझ सकते हैं आप उनको समझ पाएँ। प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, ये कभी आपने पढ़ा था। आप एसिटल्डिहाइड लें, उसको ये देखें, आप एसिटल्डिहाइड लें, ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है Na2Cr2O7 अलॉन्ग H2SO4, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। एसिटिक एनहाइड्राइड भी बन जाता है। अगर एसिटिक एसिड बन गया तो दो एसिटिक एसिड आपस में मिलके P2O5 की मौजूदगी में वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करवा के एसिटिक एनहाइड्राइड भी बना देते हैं। ब्यूटानोल भी इससे बन सकता है, एथानोल भी, गोज़ ऑन। ये रिएक्शन हमने स्टडी किए हैं।
इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग ऑफ इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड अमोनिया। ये रबड़ एक्सेलरेटर के तौर पर काम करता है। रबड़ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाने के लिए एसिटल्डिहाइड अमोनिया इस्तेमाल होता है। एसिटल्डिहाइड अमोनिया बनाने का जो तरीका है ये आपको दिखाया हुआ है। एसिटल्डिहाइड के 3 मोल, अमोनिया के 3 मोल, ये भी ट्राइमर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ये देखें, जो CH3 है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें, ये CH3, ये एक H वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाती है और इसका बॉन्ड अमोनिया के साथ, ये देखिए, ये स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइमर। ये 3 यूनिट्स का मजमूआ है, ये ट्राइमर है और ये बहुत अहम है। ये पूरा स्ट्रक्चर इज़ एसिटल्डिहाइड अमोनिया किसके तौर पर काम करता है? रबड़ की इंडस्ट्रीज़ में एक्सेलरेटर के तौर पर काम करता है। अब अगर आप नेक्स्ट देखें ना, ये इस्तेमाल होता है, एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल होता है क्लोरल हाइड्रेट बनाने में। ये रिएक्शन आपको बता दिया, ये देखें, ये एसिटिक एसिड का आपको रिएक्शन बता दिया। अब क्लोरल हाइड्रेट देखें होता क्या है। आप लेते हैं एसिटल्डिहाइड, उसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, सारे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, उसकी जगह क्या आ जाते हैं? क्लोरीन के एटम, CCl3। आगे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, उससे भी आप देख के ना उसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखें, सारे हाइड्रोजन रिमूव हो गए, उसकी जगह क्या आ गया? क्लोरीन। अब इसको करवाना है हाइड्रेट, वाटर के साथ ट्रीट करवाना है। जैसे ही आप वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, ये CH तो वैसे का वैसे ही रहता है, ये OH कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सल ग्रुप में। आगे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, देख लें आप। ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा है। ये आपको बताया हुआ है कि ये पॉइंट्स किसको ज़ाहिर करते हैं? रिप्रेजेंट, ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर लेवल में या हर स्टेप्स में हमें हाइड्रोजन एटम की तादाद या उनकी पोजीशन शो करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑलरेडी नाउन दैट द वेयर द वैलेंसी इज़ नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई बाय द कार्बन एटम और द अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल द हाइड्रोजन इज़ प्रेजेंट। ये हमें बातें पता है कि हम बार बार हाइड्रोजन को शो नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वैलेंसी जहाँ कार्बन की सेटिस्फाई ना हो रही हो वहाँ हाइड्रोजन पक्का होता है। या 3 बॉन्ड बनाए तो चौथा बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन, हमें ऑलरेडी नाउन है। यहाँ 1 2 3 4 पूरे के पूरे बॉन्ड पूरे हैं। अब देखें, इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्लोरल हाइड्रेट। OH 2 है, एक हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही, और CH3 में 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 3 क्लोरीन के एटम्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल के ट्राइमर्स, ख़ास तौर पर एथानोल ट्राइमर, ये भी बनाया जाता है। एथानोल टेट्रामर भी बनाया जाता है। किससे बनाए जाते हैं? ये एसिटल्डिहाइड से ही बनाए जाते हैं, एसिटल्डिहाइड्स। फ़िलहाल इनके स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखे, ये लेंथी स्ट्रक्चर थे तो मैंने सिर्फ आपको वैसे ही बता देता हूँ। एथानोल के 3 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और एथानोल के 4 मॉलिक्यूल। इनका कंबाइन होना भी किसकी मौजूदगी में है? एसिटल्डिहाइड की मौजूदगी में। अब जो ये दोनों चीज़ें भी किससे बनी? एसिटल्डिहाइड। 4 क्लोरल हाइड्रेट मैंने आपको लिख दिए। क्लोरल हाइड्रेट और एथानोल ट्राइमर जो हैं, जो ये सारे एसिटल्डिहाइड से ही बनते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं हाइप्नोटिक ड्रग्स में, स्लीपिंग पिल्स में। सो हाइप्नोटिक, द वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज, हाइप्नोस मीन स्लीप। तो ये स्लीपिंग टैबलेट्स में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इस्तेमाल होती हैं। और ये जितने भी आजकल अवेलेबल हैं मेडिसन जो कि हिप्नोटिक ड्रग्स या स्लीपिंग टैबलेट्स या स्लीपिंग पिल्स के तौर पर मार्केट में अवेलेबल है, उनमें क्लोरल हाइड्रेट और एथानोल का ट्राइमर इस्तेमाल होता है। अब एथानोल टेट्रामर कहाँ इस्तेमाल होता है? एथानोल टेट्रामर इज़ यूज्ड टू फॉर्म स्लग पॉइजन। अब स्लग पॉइजन है क्या? बेसिकली जो स्लग्स हैं ना, ये फाइलम मोलस्का से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं। फाइलम मोलस्का कभी हम शायद स्टडी कर चुके हैं। फाइलम मोलस्का के अंदर स्नेल्स पाए जाते हैं, घोंगे पाए जाते हैं, स्लग्स पाए जाते हैं, घोंगों की ये फॉर्म है, जिनका कैल्सीफेरियस शेल होता है और उनका जिस्म, उसके अंदर सॉफ्ट जिस्म होता है। और ये करते क्या हैं? ये प्लांट्स को खाते हैं, उनके पत्तों को खाते हैं, हर्बेशियस पार्ट को खा के बर्बाद कर देते हैं। स्लग पॉइजन बनाई जाती है एथानोल टेट्रामर से। ये ब्लू कलर की छोटी छोटी पैलेट्स के तौर पर अवेलेबल होती हैं, गोलियों के तौर पर, कैप्सूल जैसी शक्लें होती हैं इनकी। बनाई किससे जाती हैं? एथानोल टेट्रामर से। और ये हाईली अट्रैक्टेंट है। इनकी फ्रेग्रेशन, इनकी फ्रेगमेंट्स, इनका फ्रेगमेंट और इनका कलर स्लग्स को, स्नेल्स को, ये जो फाइलम मोलस्का से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं, घोंगों वगैरह को हाईली अट्रैक्ट करता है। वो पत्ते खाने की बजाय इन पैलेट्स को खा लेते हैं, इन गोलियों को खा लेते हैं और मर जाते हैं।
स्लग पॉइजन, स्लग को पॉइजन करने वाला, स्लग्स को मारने वाला। स्लग्स हैं क्या? वो कीड़े मकोड़े, घोंघों जैसे, जो पत्तों को खा जाते हैं। किस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं ये? मोलस्का फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनको मारने के तौर पर इस्तेमाल होता है। किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? यूजुअली पैलेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल, गोलियों की फॉर्म में अवेलेबल होता है। इन्हें कहते क्या हैं? अट्रैक्टेंट्स। किसको अट्रैक्ट करते हैं? फाइलम मोलस्का के स्नेल्स और स्लग्स को। वो पत्ते खाने की बजाय इनको खा लेते हैं और मर जाते हैं, इनको पॉइजन कर देते हैं। फिर इसके बाद कुछ आगे और इम्पोर्टेंट, एंटीसेप्टिक इनहेलेंट। अगर नेज़ल इन्फेक्शन हो, नाक की नाली में इन्फेक्शन हो, तो ये नाक की नाली के अंदर ख़ास इनहेलेंट के तौर पर, इनहेलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। नाक के अंदर स्प्रे करवाई जाती है एसिटल्डिहाइड और इसके कंपाउंड्स की, और ये क्या करती है? जो नाक के अंदर इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करवा देती है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स आप पढ़ चुके हैं। टॉलेंस रीजेंट आपको मैंने स्टडी करवा दिया। ये शीशों की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं, उनको चमक देने के लिए। और चमक देने के लिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं? टॉलेंस रीजेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको स्टडी करवाया था। फिनोलिक रीजन्स और सिंथेटिक ड्रग्स, जो अगर आप बैकीलाइट के स्ट्रक्चर को देखें, उसके अंदर फिनोल का ग्रुप अवेलेबल है, आप उधर से समझ जाओगे। फिनोलिक रीजन्स, रीजन्स क्या हैं? चिपकने वाली चीज़ें। फिनोल और उससे रिलेटेड जो चिपकने वाली चीज़ें हैं उनकी प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होती है। और सिंथेटिक ड्रग्स अभी हमने पढ़ ली, और ये सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अक्सर बोर्ड में, तो आपने इसे ध्यान से स्टडी करना है। सारी टर्म्स आपको समझा दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और जिसको हम जल्दी कैरी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इसकी एक्सरसाइज करवाने के बाद चैप्टर नंबर 6 शुरू करवा दूँ, ताकि उनकी जो बेसिक्स है ना, और चैप्टर भी शॉर्ट है, ताकि हम वो साथ ही स्टडी कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसकी शॉर्ट एक्सरसाइज के साथ। देखते हैं जो क्वेश्चन हमने नहीं पढ़े या जो हम लेक्चर्स में डिलीवर नहीं कर पाए, अगर कोई पॉइंट्स हुए तो हम उनको स्टडी कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।